ये कहानी है नाम गांव की, जहाँ एक बड़ी सी हवेली में बलराम नाम का एक धनी आदमी अपनी पत्नी उर्मिला और जवान गोरी सुंदर बेटी साक्षी के साथ रहता है। बलराम इस गांव का सरपंच है। बेटी की उम्र जवानी की कतार पर आते ही सरपंच बलराम को अपनी बेटी की शादी की चिंता हर पल सताने लगी। वो बड़े बड़े धनी परिवार के लड़कों के रिश्ते तलाश करने लगा। एक शाम बलराम अपनी हवेली में उदास बैठा था। क्या हुआ सरपंच जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? बेटी की चिंता सताई जा रही है उर्मिला। कितने रिश्ते देखे हमने साक्षी के लिए, पर एक भी परिवार हमारी पसंद का नहीं था। जी, विवाह किससे होना है ये तो भाग्य का लिखा होता है। आप चिंता ना कीजिए, हमारी बेटी के भाग्य में किसी अच्छे लड़के से ही विवाह करना लिखा होगा। हम अपनी बेटी का विवाह किसी गरीब परिवार के लड़के से नहीं करवाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी का जीवन गरीबी के संघर्ष में जूझता रहे। बलराम का सपना एक अमीर दामाद पाने का था। इधर पड़ोस के गांव में एक जवान सुंदर लड़का अमित एक चाय की दुकान पर बैठा चाय पी रहा था, तो वहाँ कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे तुम्हें पता है, पास के गांव के बलराम सरपंच अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं और वह उसके लिए एक अमीर लड़के की तलाश में है। अच्छा भाई, जो भी सरपंच का दामाद बनेगा ना, वो तो बड़ा ही भाग्यशाली होगा। हाँ, वो तो है। काश कि मेरा कोई बेटा होता तो मैं अपने बेटे की शादी उस सरपंच की बेटी के साथ करवा देता और उस सरपंच की सारी संपत्ति पर जीवन भर राज करता। हा 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 हा। सब हंसने लगते हैं। बलराम सरपंच। तभी अमित इसी गांव में अपने छोटे से झोपड़े में आता है, जहाँ चारपाई पर उसकी बूढ़ी बीमार माँ शालिनी बैठी थी। अमित का ये घर बहुत ही छोटा है और ये अपनी माँ के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहा था। आ गया तू? कहाँ गया था बेटा? कहीं नहीं माँ, बस बाहर था। माँ, आप हमेशा मुझसे कहते हो ना कि मैं शादी कर लूं। हाँ, कहती तो हूँ, पर तू करता कहाँ है शादी? माँ, अब मैं शादी करूँगा और वो भी बहुत जल्द। सच बेटा? बेटी की शादी की बात सुनकर शालिनी काफी खुश होने लगती है। तभी अमित अपने हाथों से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगता है। माँ जब से बीमारी का शिकार बनी है, तब से अमित ही घर के सारे काम करता है। अमित इसी गांव के एक अनाज के कारखाने में मजदूरी करता है, जिसकी आमदनी बहुत कम है। बलराम सेठ, तैयार रहिए, आपका दामाद बहुत जल्द आपके पास आ रहा है। इधर साक्षी अपनी हवेली में अपने कमरे में बैठी थी। न जाने कौन होगा मेरा हमसफर, वो मेरे लिए अच्छा होगा भी या नहीं, क्या वो मुझे कोई खुशियाँ दे पाएगा भी या नहीं। साक्षी अपने होने वाले हमसफर के बारे में सोचने लगती है। अब हर दिन बलराम के घर अनगिनत लोग अपने बच्चों का रिश्ता लेकर आने लगे, पर बलराम को कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद अमित अपने एक अमीर दोस्त रोहन के पास आता है। बस मेरी इतनी सहायता कर दे रोहन, मैं जीवन भर तेरा आभारी रहूंगा। मुझे बस उस बलराम सरपंच की बेटी से शादी करनी है। चिंता मत कर अमित, समझ ले तेरी शादी सरपंच की बेटी से हो गई। आज से ये घर, ये गाड़ी, ये सब तेरा। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती, तू और काकी जी यहाँ हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगे। रोहन अमित का बचपन का दोस्त है और रोहन काफी अमीर है। उसका बड़ा घर, गाड़ी, खेती बाड़ी, ये सब कुछ है। रोहन अपनी माँ शांति के साथ रहता है और उसके पिता विदेश की एक कंपनी में नौकरी करता है, जो वही रहता है। तभी अमित अपनी माँ शालिनी को रोहन के बड़े से घर में लेकर आता है और दोनों वही रहने लगते हैं। 2 दिन बाद रोहन अमित को अच्छे कीमती कपड़े पहनाकर उसे अपनी कार में लेकर बलराम के गांव उसकी हवेली के बाहर आता है। अच्छा, तो ये है उस सरपंच की हवेली। दोनों अंदर आते हैं।
तो अंदर बलराम और उसके परिवार वाले बैठे थे। साक्षी जब अमित को देखती है कितना सुंदर है ये लड़का, दिखने में तो काफी अमीर लगता है। कौन हो तुम लोग? हम पास के गांव में रहते हैं। ये मेरा छोटा भाई अमित है। सुना है आपको अपनी बेटी के लिए एक दामाद की तलाश है। हाँ हाँ, आइए आइए, बैठिए ना। रोहन अमित सामने सोफे पर बैठ जाते हैं। मेरा भाई बहुत बड़ा इंजीनियर है। ये हाल ही में विदेश से 10 करोड़ रुपए कमा कर लेकर आया है और यहाँ आकर इसने कई सारी जमीनें खरीद कर जमीनों को बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। बस अब अमित के लिए हमें लड़की देखनी है और जल्द से जल्द इसकी शादी करवा देनी है। ये सुनकर बलराम के होश उड़ जाते हैं। 10 करोड़ रुपए कमाया है? अरे ये तो खजाने की पूरी खदान है। बेटा वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरी माँ, मासी जी, बस हम 4 ही हैं। अच्छा, तुम्हारे बाबा नहीं है? ये सुनकर अमित खामोश हो जाता है। जी हमारे बाबा नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा। उर्मिला, जाओ मेहमानों के लिए जलपान की व्यवस्था करो। अमित, वो कार के इंजन में कोई दिक्कत आ गई है। शायद हम घर भी पहुंच ना पाए। हम यही कोई मैकेनिक को अपनी गाड़ी दिखा देते हैं। भैया, क्या ठीक कराना उस गाड़ी को? आप उस गाड़ी को यहाँ किसी गरीब निवासी को दान कर दीजिए, हम दूसरी गाड़ी ले लेंगे। ये सुनकर बलराम और उसके परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो मुझसे भी ज्यादा अमीर है। इस अमीरजादे को तो अपना दामाद बनाना ही पड़ेगा। हमें किसी जरूरी काम से जाना है। आपकी क्या राय है रिश्ते को लेकर? हमें तो साक्षी बहुत पसंद है। अब आप अपनी राय बता दीजिए हमें। अरे इतने होनहार लड़के को कौन सा पिता अपनी बेटी की शादी ना करवाएगा? बेटा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है, ये शादी 2 दिन बाद ही होगी। अब इतनी जल्दी कैसे हो सकती है सारी तैयारी? मुझे कोई धूम धड़ाका नहीं चाहिए। मैं साधारण तरीके से शादी करना चाहता हूँ। और रही बात, आप दहेज में क्या क्या दोगे? ये सुनकर बलराम और सब दंग रह जाते हैं। इतना चौंकिए मत, मुझे बहुत से बड़े बड़े घरों के रिश्ते आ रहे हैं और वो सब मुझे दहेज में करोड़ों की संपत्ति दे रहे हैं। सरपंच जी, इधर आइए जी। ये जो मांग रहा है इसे दे दीजिए। देखा नहीं आपने ये कितने अमीर है? अरे हमारी बेटी इसके घर में राज करेगी, राज। सही कह रही हो उर्मिला। तभी दोनों रोहन अमित के पास आते हैं और उनकी सारी बात मान लेते हैं। 2 दिन बाद अमित साक्षी की शादी हो जाती है। अब शादी में अमित अपनी माँ शालिनी को लेकर नहीं आता, वो शांति को अपनी माँ बताता है। तभी शादी वाले दिन ही सरपंच बलराम अपने दामाद अमित के नाम अपनी हवेली, 2 बड़े खेत, 3 खाली जमीनें, ये सब करवा देता है। रात का समय बलराम उर्मिला अपनी हवेली में बैठे थे। जी आपको दामाद जी के नाम इतना सब करवाने की क्या जरूरत थी? उर्मिला, ये तो बस लोगों को दिखाने के लिए किया है ये मैंने। थोड़ा समय बीत जाने दो, फिर मैं अपने उस अमीर सादे दामाद से इससे भी ज्यादा संपत्ति हड़प लूंगा। इधर साक्षी रोहन के बड़े से घर में थी। अब वो इस घर को अपना ससुराल ही समझ रही थी। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। अमित साक्षी को खूब प्यार देने लगा, उसकी खुशियों को पूरा करने लगा। एक शाम अमित बलराम की दहेज में दी सारी संपत्ति, उसकी हवेली, खेत, जमीनें, ये सब बेच देता है। जिसके बाद बलराम और उर्मिला रास्ते पर आ जाते हैं। चलो, अपना तो काम हो गया। अब साक्षी को अपने असली घर लेके जाता हूँ। तभी अमित अपनी माँ और साक्षी को लेकर अपने उसी झोपड़े घर में आता है। हाँ, अमित जी, हम इस झोपड़े में क्यों आए? किसका घर है ये? ये घर हमारा है साक्षी, और अब हम यही रहेंगे। क्या? तो वो घर किसका है फिर, जहाँ हम रह रहे थे? वो मेरे दोस्त रोहन का घर था। दोस्त? रोहन भाई आपके दोस्त है? हाँ साक्षी, वो शान और शौकत, वो दौलत, गाड़ी, घर, वो सब रोहन का है।
मैं तो इस झोपड़े में रहता हूँ और ये मेरी माँ है। इसका मतलब तुमने मेरे और मेरे बाबा के साथ इतना बड़ा खेल खेला? मुझसे झूठ बोलकर तुमने मुझसे शादी की? अरे साक्षी, मेरी बात तो सुनो। अब बात तो आप पुलिस थाने में ही करना। साक्षी वहाँ से जाने लगती है। रुक जा मेरी बच्ची साक्षी, अमित मेरा बेटा नहीं है, बल्कि मेरी असली बेटी तो तू है। ये सुनकर साक्षी वही रुक जाती है। क्या? अपनी माँ को छोड़कर कहाँ जा रही हो बेटा? हाँ, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ बिटिया। ये क्या बकवास है? ये सही कह रही हैं साक्षी, इनकी असली संतान तुम हो और तुम्हारा भाई रमेश है। रमेश मेरे बचपन का दोस्त था, पर अचानक एक दिन वो बीमारी के कारण मर गया और तब से मैं तुम्हारी माँ के साथ इनका बेटा बनकर इनका ख्याल रखता आ रहा हूँ। मैं एक अनाथ हूँ साक्षी। ये सुनकर साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देखो देखो, तुम कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ। मैं तुम्हारे पिता बलराम सरपंच की पहली पत्नी हूँ बेटिया। तुमने मेरी ही कोख से जन्म लिया है। जब तुम पैदा हुई तो मुझे एक बीमारी ने अपने चपेटे में ले लिया था। ये देखकर तुम्हारे बाबा मुझसे नफरत करने लगे थे और फिर उन्होंने मुझे हमेशा के लिए धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरे साथ तुम्हारा बड़ा भाई रमेश भी आया था और तुम्हें तुम्हारे बाबा ने अपने पास रख लिया था। फिर मैं रमेश को लेकर इस गांव में आ गई और फिर हम दोनों घुट घुट कर अपना जीवन बिताने लगे। मेरी बच्ची, मैं हर पल तेरी याद में तड़पती रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरी माँ नहीं हो सकती, ये सब झूठ है। अब अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो तुम जहाँ पैदा हुई थी उस अस्पताल में जाकर पता करो, वहाँ तुम्हें अपनी असली माँ का नाम पता चल जाएगा। तब साक्षी दौड़ते हुए अपनी गांव आती है और वहाँ के सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी पैदाइशी के दिन और अपनी माँ के बारे में जानती है। तो काफी ढूंढने के बाद उसे अपनी माँ का असली नाम पता चल जाता है, शालिनी बलराम शिलके। ये पढ़कर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब जो हवेली में है वो मेरी माँ नहीं है। क्यों किया आपने बाबा ऐसा? क्यों एक बेटी को सालों से अपने माँ से दूर रखा आपने? अपने पिता की हरकत जानकर साक्षी खूब रोने लगती है। तभी वो अमित और अपनी असली बात शालिनी के पास आती है। तो वहाँ बलराम और उर्मिला थे। तभी साक्षी अपने पिता को खूब खरी खोटी सुनाती है। बलराम ने आज पहली बार शालिनी को देखा था, क्योंकि शादी के दिन अमित ने उसे अपनी माँ से मिलाया ही नहीं था। क्या मिला आपको एक बेटी को अपनी माँ से दूर करके बाबा? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मत कहिए मुझे बेटी, आप मेरे पिता नहीं हो सकते। तभी साक्षी अपनी माँ और अपने पति के पास आकर खड़ी हो जाती है। ये घर मेरी माँ और मेरे पति का है। यहाँ किसी दूसरे को रुकने की इजाजत नहीं है। निकल जाइए यहाँ से और जीवन में कभी हमारी तरफ मुड़कर भी मत देखना। ये सुनकर बलराम खूब रोने लगता है। तभी अमित बलराम को उसकी संपत्ति का सारा पैसा लौटा देता है और साक्षी और शालिनी को लेकर हमेशा के लिए शहर चला जाता है और वहीं रहकर दोनों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।